क्लास 7 हम आपकी सोशल साइंस की बुक अवर पास्ट में आज लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि दिल्ली पर किसने राज करा था, उसके रूलर्स कौन कौन थे, वहाँ पे कौन कौन से राजपाट थे जो बहुत टाइम तक रहे। In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. यानी चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे कावेरी नदी जो थी वो बहुत सारे बड़े बड़े किंगडम्स का सेंटर बनी थी। Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only after in the 12th century. तो हमने सेकेंड लेसन में ये नोटिस करा कि किसी भी जगह की कैपिटल जो थी, किसी भी जगह की जो राजधानी वो दिल्ली नहीं थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि दिल्ली 12वीं शताब्दी के बाद 12th सेंचुरी के बाद एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी। टेक अ लुक एट टेबल नंबर 1, यानी जो आपके बुक के साइड में टेबल दी हुई है ये, जिसमें द रूलर्स ऑफ इंडिया दिए हुए हैं, इसके ऊपर एक नज़र मारिए। क्या कहना चाहते हैं वो कि दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी बाय चौहान्स, ऑल्सो रेफर टू एज चहमानस ऑफ अजमेर। यानी सबसे पहले दिल्ली जो था वो किस राज्य की राजधानी बना था? एक उस राज्य की जो तोमर राजपूत के अंडर में आती थी, जिनको हरा दिया गया। उन्हें किसने हराया था? 12th सेंचुरी के मिड में, 12वीं शताब्दी के बीच में उन्हें चौहान्स ने हराया था जो अजमेर से आए थे। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो इन दो राज्यों के बीच में, तोमर और चौहान राजाओं के बीच में रहते हुए दिल्ली जो थी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चालू हो गई। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी। बहुत अमीर जो थे वहाँ पर मर्चेंट्स रहा करते थे, यानी व्यापारी रहा करते थे। एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्लीवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। यहाँ पर कॉइन्स भी बनाए जाते थे जिन्हें दिल्लीवाल कहा जाता था, जो सब जगह जाते थे। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. यानी दिल्ली का ये जो बदलाव था, ट्रांसफॉर्मेशन था, जो एकदम से इसमें चेंज आए थे कि ये अब राजधानी बन गई थी और बहुत सारे बड़े एरियाज़ को, वास्ट एरियाज़ यानी बड़े एरियाज़ को कंट्रोल कर रही थी। ये कब हुआ? जब दिल्ली सुल्तानेट का फाउंडेशन हुआ, जब उसकी शुरुआत हुई। तो अब हम टेबल नंबर 1 को फिर से देखेंगे और 5 डायनेस्टीज़ को देखेंगे जिन्होंने दिल्ली सुल्तानेट मिलकर बनाई थी। दिल्ली सुल्तानेट ने बहुत सारी सिटीज़ बनाई थी एरिया में, जो अब हमको दिल्ली के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे एरियाज़ बनाए थे जिसे हम पूरा मिला के अब दिल्ली कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम रूलर्स देखते हैं कि सबसे पहले राजपूत आए थे, राजपूत डायनेस्टीज़ में तोमर और चौहान। फिर टर्किश रूलर्स आए थे जो टर्की से आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया और गियाजुद्दीन बलबन। फिर खलजी डायनेस्टी आई, जिनके बारे में हमने सुना है, जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सईद डायनेस्टी आई और आखिरी में हमने देखा कि लोधी डायनेस्टी यहाँ पर आई। ये बीच में कुछ जगह बताई गई हैं। ये इल्तुतमिश की टॉम्ब है, यानी कि ये कब्र है, टूम यानी कब्र। ये अलाई दरवाज़ा है और ये फिरोज शाह तुगलक की कब्र इस तरीके से बनाई गई थी। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, अब हम उनके बारे में और जानेंगे कि किस तरीके से हमें पता चला था। Although inscription, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories. Tawariq, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. तो वहाँ पर हमें inscription मिले हैं, जो लिखी हुई चीज़ें हैं हाथ से, सिक्के मिले हैं, उनने जो महल बनवाए हैं उसमें से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसमें से स्पेशली है उनकी लिखी हुई हिस्ट्रीज़। तारीख को सिंगुलर उनने तारीख लिखते हैं और जब उसे प्लूरल बोलेंगे तो त्वारीख कहते हैं, जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। उस समय पर वो लोग पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करा करते थे। ये जो बॉक्स में दिखाया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने की 4 स्टेजेस हैं कि किस तरीके से वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट, एक बुक जैसी तैयार करते थे।
सबसे पहले वो पेपर बनाते थे, इस तरीके से पेपर बनाते हैं। दूसरे में वो उस पर लिखते थे, राइटिंग द टेक्स्ट, लिख रहे हैं। तीसरा है मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। तो जिस तरीके से अभी हम इन हाइलाइटर्स का यूज़ करते हैं और मेन चीज़ को अंडरलाइन करते हैं, वो सोना पिघलाकर हाईलाइट करा करते थे। तो ये सोना पिघला रहे हैं। और आखिरी में उसकी बाइंडिंग तैयार करके उसे किताब के फॉर्म में रख दिया करते थे। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वर लर्न्ड मैन, यानी जिन्होंने त्वारीख लिखी है वो काफ़ी लर्न्ड मैन थे, पढ़े लिखे थे ऐसा लगता था। सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोएट थे और कोर्टियर्स थे, यानी उन राजा के साथ रहने वाले थे, पूरा राजपाट संभालने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। पोएट थे यानी कवि थे, और जो उस समय राज्यसभा रहती थी उसमें कोर्टियर्स थे। who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। यानी कि क्या क्या करते थे वहाँ चलने वाले इवेंट्स, जो भी होने वाला है, अगला कार्यक्रम जो भी है वो भी ध्यान रखा करते थे। साथ ही के साथ वो जो भी राजा हुआ करता था उसको एडवाइस भी दिया करते थे कि वो किस तरीके से डिसीजन ले, या जो भी गवर्नेंस उसको करना है किस तरीके से वो राज्य अच्छे से करे। द सर्कल ऑफ जस्टिस, फ़खर ई मुद्दबी रोट इन 13th सेंचुरी। उन्होंने लिखा है अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, यानी एक राजा जो है वो सैनिकों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और जो सैनिक हैं वो उनके सैलरी के बिना नहीं जी सकते हैं। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, यानी जो सैलरी है वो तो टैक्स से आती है, वो टैक्स कौन भरता है? मजदूर। लेकिन जो मजदूर हैं कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी, वो तभी भर सकते हैं जब उनके पास पैसा हो और वो खुश हो। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ये तब होता है जब राजा जो है उसका राज्य अच्छे से संभाले, ईमानदारी से संभाले और हमेशा जस्टिस दे, न्याय दे। तो इधर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक दैट द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन किंग एंड हिज सब्जेक्ट? क्या ये जो टर्म दिया हुआ है द सर्कल ऑफ जस्टिस और ये लिखा हुआ है, क्या ये सही है? क्या ये अच्छे से बताता है राजा और उसकी प्रजा के बीच के रिलेशनशिप को? हाँ, ये बहुत अच्छे से बताता है, ये एकदम सही चीज़ लिखी हुई है। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, क्या क्या हमें और ध्यान रखना है? द ऑथर्स ऑफ त्वारीख लिव्ड इन सिटीज़, यानी जिन्होंने ये लिखी है मैन्यूस्क्रिप्ट त्वारीख वो शहरों में रहते थे, और हार्डली एवर इन विलेज, कभी ही गांव में जाया करते थे। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड, कई बार वो इसे सिर्फ इसलिए लिखा करते थे क्योंकि उन्हें जो सुल्तान थे वो काफ़ी महंगे तोहफे देते थे। These author advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their idea were not shared by everybody, यानी कि ये जो भी रूलर था, जो भी राजा था, उसको एडवाइस देते थे कुछ सोशल बेसिस पर, यानी बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस पर। ये आइडिया सबके नहीं होते थे। जैसे कि बर्थ राइट क्या है? प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, जैसे कि लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई किसी अच्छे घर में पैदा हुआ है तो वो अच्छा रहेगा, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, ये बर्थ राइट होता है कि आपको बचपन से ही वो मिल गया है, भले ही आप उसके लायक हो या नहीं हो। और जेंडर डिस्टिंक्शन क्या है? आदमी और औरत के बीच में भेदभाव करना, फ़र्क करना, और ज़्यादातर डिफरेंसेस में ये माना जाता था कि आदमी जो है वो औरत से सुपीरियर होते हैं। इन 2036 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, जो इनकी बेटी थी, रज़िया सुल्तान बनी। The chronicler of age Minhaj-e-Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने देख लिया कि जो इनकी बेटी है वो सारे भाइयों से ज़्यादा काबिल है इस पोस्ट, यानी वो राजा बनने के ज़्यादा काबिल है। लेकिन he was not comfortable at having a queen as a ruler, लेकिन उसे ये बात comfortable नहीं लगती थी कि एक औरत राजपाट संभाले। Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently, और उस जो उनका कोर्ट लगता था उसमें भी जितने लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये औरत ये औरत वहाँ पर राज्य करे, तो उसे रिमूव कर दिया गया 2040 में। तो उन्होंने क्या सोचा रज़िया के बारे में हम पढ़ते हैं। उन्होंने सोचा दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच वुमेन वर सपोज टू सबऑर्डिनेट टू मेन। उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान की चीज़ों के अगेंस्ट है, क्योंकि भगवान ने औरत को जो है आदमी के नीचे काम करने के लिए बनाया है।
He therefore asked the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all her excellent qualities? तो उन्होंने पूछा कि भगवान ने जो बनाए हैं सब, तो इसको आदमी तो बनाया नहीं है, लेकिन इसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ कैसे हैं? ऑन आर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, जो उसके इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है और जो कॉइन्स हैं वहाँ के सिक्के हैं, रज़िया ने बताया है कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं. दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्मा देवी ऑफ कार्टिक डायनेस्टी ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश. तो जो रुद्रमा देवी थी उन्होंने अपना नाम बदल दिया था इंस्क्रिप्शन पर और ऐसा बता दिया था कि वो एक आदमी है. एक और क्वीन थी डिड्डा, जो कश्मीर में रूल करती थी. उनका जो टाइटल है, जो उनका नाम है ये दिद्दा, वो आता है वर्ड दीदी से या बड़ी बहन से. तो ये एक अफेक्शनेट टर्म है दीदी बोलना, जो कि सारी प्रजा को पसंद आता था. फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट. तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सुल्तानेट जो है वो फैलता गया. एक्सपांशन यानी फैलना. इन द अर्ली 13th century, the control of Delhi Sultanate rarely went beyond heavily fortified town occupied by garrison. तो garrisons जो थे उस समय पर, उनके पूरा राज्य फैला हुआ था और दिल्ली उसके आगे जा ही नहीं पा रहा था. ठीक है, वहाँ पर गैरिसन में बहुत सारे सोल्जर्स यानी सैनिक रहा करते थे. तो जो सुल्तान है उनका कंट्रोल बहुत कम था, सेल्डम, बहुत कम कंट्रोल था हिंटरलैंड में. हिंटरलैंड यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर सिटी में से सारे काम की चीज़ें सप्लाई करी जाती हैं और इसलिए उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ा ट्रेड के ऊपर, लोगों के ऊपर, सप्लायर्स के ऊपर कि वो हमें चीज़ें ला के दें. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. तो ये काफ़ी मुश्किल काम था कि उसको बैठ कर यहाँ से कंट्रोल करा जाए. रिवेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स. तो अब क्या होता था, जैसे ही जरा सी थोड़ी सी लड़ाई हुई या मान लीजिए पूरा वेदर जो है, मौसम ख़राब हुआ, तो ज़रा से में जो रास्ता था, जो कम्युनिकेशन था, वो बंद हो जाता था. अब बंद हो जाता था तो सामान आना बंद हो जाता था. दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइड ऑफ सुल्तान्स वीकनेस. तो अब इन्होंने देखा कि जो राज्य है उसको किन चीज़ों से खतरा था. एक तो मंगोल से खतरा था जो अफगानिस्तान से आ रहे थे, और उन गवर्नर से खतरा था जो सुल्तान की कमज़ोरी देख के किसी भी समय गद्दारी कर देते थे. द सुल्तानेट बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंज. और इन सब चीज़ों के बीच में उनका सर्वाइव करना, उनका जीना बहुत मुश्किल था. इट्स कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द reign ऑफ गियाजुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपांशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. तो अब कैसे कैसे हुआ, पहले गियाजुद्दीन बलबन आए, उसके बाद किस तरीके से फैला, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के अंडर में फैलता गया.